अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो बताएं सबसे पहले कि कैसा लग रहा है आपको ये नावल। ये नावल काफ़ी बड़ा है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कितने एपिसोड बनेंगे, तो ऑलमोस्ट 60 या 60 से ज़्यादा बन सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, रेगुलर नावल दे रही हूँ और रेगुलर जो है मैं इसकी एपिसोड भी बड़े बनाने की भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सम टाइम वक्त कम होने की वजह से एपिसोड छोटे हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, पूरी तो हम कर ही लेंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। मरम कायज़ान बाय अरीशा, पार्ट 23। वो जल्द ही घर वापस आया था। जब उसने गाड़ी दरवाजे के अंदर की तब उसे कोई भी नज़र नहीं आया था। बाहर कोई भी नहीं था। उसने खुद ही वॉचमैन को यहाँ से हटा दिया था। डब्ल्यू के होते हुए उसे किसी तरह के वॉचमैन की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी और मर्म घर पर अकेली होती थी, इसीलिए उसने किसी भी मुलाजिम को घर पर रखना छोड़ दिया था। उसकी बीवी को पर्दे में रहना पसंद था और वो नहीं चाहता था कि कुछ भी मर्म की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, इसीलिए उसने सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक किया था। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बेशक किसी भी इंसान से कहीं ज़्यादा डब्ल्यू उसे प्रोटेक्ट कर सकता था और उसे यकीन था कि डब्ल्यू ने उसकी हिफाजत करने की भरपूर कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी वो गोली वगैरह से उसे बचा नहीं सकता था। हाँ, लेकिन उसे डब्ल्यू पर पूरा यकीन था कि उसने उसे कुछ भी नहीं होने दिया होगा। लेकिन फिर भी इस वाक़ये ने उसे डरा दिया था। उसकी मर्म की जान खतरे में थी, इतना तो वो समझ चुका था। और अगर डी गैंग उसकी मर्म की जान का दुश्मन नहीं बना था तो फिर और कौन हो सकता था, क्योंकि और कोई भी कायज़ान की कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठा सकता था। किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि कायज़ान से यूँ खुलेआम आकर पंगा लेता। कोई उसके घर के अंदर तक आया था और इस तरह से घर की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसने उसी की बीवी पर जानलेवा हमला किया था। मतलब साफ था कि डी गैंग के लोग थे, लेकिन डी गैंग तो गायब था। तो क्या वो लोग छुप छुपा कर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन छुप छुपा कर हमला करने से उन्हें क्या हासिल होगा? अगर तो वो अपने बॉस की इन्फॉर्मेशन चाहते तो खुलेआम सामने आते। इस तरह से उसके घर के अंदर घुसकर मर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करते। कहीं डी गैंग के लोग ये तो नहीं जान चुके थे कि उनका बॉस मर चुका है। मुमकिन था कि अपने बॉस का बदला लेने के लिए उन्होंने कायज़ान की कमज़ोरी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया हो, और अगर उन लोगों ने इस तरह का कुछ सोचा था तो उन्होंने अपनी मौत सोची थी और कायज़ान उन्हें दर्दनाक मौत देने वाला था। वो भागते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ था। दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले सोफे पर सिमटी बैठी अपनी बीवी नज़र आई थी, जो उसे देखते ही भागकर उसकी तरफ आते हुए उसके सीने से लगती फूट फूट कर रोने लगी थी। खुदा का करम हुआ है बेटा, जो अंदाज़ा हो गया था। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये वही लड़का था जो कल हमारे घर पे आया था बाहर लगे फानूस को ठीक करने के लिए। उसी लड़के ने घर के अंदर गोली चलाई है। मैं ये तो नहीं कहती कि उसने मर्म को मारने के लिए ही गोली चलाई थी, लेकिन उसका मकसद शायद हमें खौफज़दा करना था। मुझे लगता है वो कोई चोर डाकू था जो हमें डरा धमका कर घर के अंदर से चोरी करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता कि वो घर के अंदर आया है या नहीं, लेकिन मर्म के अंदर आते ही मैंने सारी खिड़कियां दरवाजे अंदर से बंद कर दिए थे और मुझे यकीन है कि वो जो कोई भी था किसी बुरी नीयत से ही आया था। मुझे लगता है कल उसने ना घर के अंदर आकर अंदाज़ा लगाया है कि घर के अंदर कौन कौन होता है और मर्द हजरात कब घर से बाहर जाते हैं। तभी उसने उस वक्त हम घर पर हमला किया ताकि हम लोग अपनी प्रोटेक्शन ना कर सके। लेकिन अल्लाह पाक का करम हुआ है, डब्ल्यू ने आज मर्म को बचा लिया। वो उसका दुपट्टा खींचकर उसे अंदर ले आया था, वरना यकीनन वो आदमी जिस तरीके से निशाना बांधकर गोलियां चला रहा था, मर्म को कोई भी गोली लग सकती थी। खुदा की ज़ात ने उसे बचा लिया है, वो उसे तफसील से बता रही थी, जबकि मर्म को अपने सीने में समेटे वो खुद भी जैसे किसी खौफ के ज़ेर असर था। ये आज उसके साथ क्या होने वाला था वो सोचना भी नहीं चाहता था। कोई उसकी मर्म को जान से मारना चाहता था। इतना तो वो समझ चुका था कि वो जो कोई भी था कायज़ान की कमज़ोरी को ढूंढकर उसे ख़त्म करने का इरादा रखता था, और यकीनन वो अपने अंजाम से भी बाखबर है। इतना तो वो जान ही चुका है कि कायज़ान की कमज़ोरी पर हाथ डालने वाले का क्या अंजाम होता है, लेकिन वो अंजाम से बेखौफ है।
उसे इस बात का डर नहीं है कि कायजान उसका क्या हाल करेगा। यकीनन वो उसके हाथों बहुत बुरी मौत मरने वाला था। उसने मर्म के चेहरे से बाल हटाते हुए उसे देखा था। उसके चेहरे पर बेहद खौफ था, वो डरी हुई थी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारा कायजान तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा मेरी जान। वो उसे अपनी बाहों में उठाता हुआ कमरे की तरफ लेकर आ गया था, जबकि वो अभी तक उसके सीने में किसी मासूम से बच्चे की तरह सर छुपाए मुसलसल रोए जा रही थी। मर्म, मेरा बच्चा, मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। वो उसे बेड पर लिटाते हुए कह रहा था, जो उसके साथ चिपकी बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। वो उसका डर कम करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि घर के अंदर ही किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। कौन था जो उसकी बीवी को मारने की कोशिश कर सकता था? इतना तो समझ चुका था कि किसी ने डराने या धमकाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि किसी ने खुलेआम मर्म पर हमला किया था, उसे ये बताने के लिए कि कोई है जो उससे नहीं डरता और ना ही उसे अपने अंजाम का कोई डर है। कोई है जो मर्म को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, और उसे पूरी तरह से यकीन था कि डी गैंग के अलावा कोई भी कायजान काज़मी के खिलाफ इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। उसे मारने की कोशिश सिर्फ डी गैंग के लोग ही कर सकते थे, क्योंकि कायजान काज़मी की कमज़ोरी का फ़ायदा सिर्फ वही उठा सकते थे। उनके अलावा इस तरह की हिम्मत और कोई नहीं कर सकता था। और हकीकत तो ये थी कि कायजान की कमज़ोरी के बारे में उसके दुश्मन अभी जानते ही कहाँ थे। ये तो कुछ ही ऐसे लोग थे जिन्हें कायजान ने खुद ही अपनी कमज़ोरी बताई थी, वरना कायजान की प्राइवेट लाइफ के बारे में कोई इतनी गहराई से नहीं जान सकता था। ये वही लोग थे और कोई भी नहीं हो सकता था। रसल को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी। डी गैंग के लोग गायब नहीं हुए थे, वो यहीं पर थे उनके आसपास, लेकिन उन्होंने अपना दायरा महदूद कर लिया था, क्योंकि अब उन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं था सिवाय कायजान के। वो कायजान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस वक्त सिर्फ उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका मकसद मर्म को कत्ल करना था। वो सीधे सीधे कायजान की कमज़ोरी पर अटैक कर रहे थे। वो मर्म को मारना चाहते थे, उसे ख़त्म करके कायजान को बेबस करना चाहते थे। मुमकिन था कि वो अपने बॉस के बारे में इतनी मालूमात हासिल कर चुके हो कि उनके बॉस को कायजान ने ख़त्म कर दिया है। इसीलिए शायद वो अब कायजान को कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ देना चाहते थे, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और ये लोग ये भी जानते थे कि कायजान को सबसे ज़्यादा नुकसान मर्म के ना होने से होगा। उसकी ज़िंदगी बेरौनक हो जाएगी, उसकी खुशियाँ ख़त्म हो जाएगी, वो शायद ज़िंदगी से मुँह फेर लेगा। अरीशा, मुझे छोड़ दो कायजान, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। मुझे तो डी गैंग को छोड़े हुए भी कितने साल हो चुके हैं। तुम जानते हो अब मेरा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है, और ना ही मैंने कभी दोबारा उनसे रब्ता किया है। मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। कायजान, तुम जानते हो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं उसका अंजाम जानता हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे डी गैंग के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। मुझे बस इतना पता चला था कि वो लोग गायब हो चुके हैं, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। और वैसे भी मुझे ये काम छोड़े हुए भी कितने साल हो गए हैं। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा इन सब चीज़ों से अब कोई लेना देना नहीं है। मैं इन सब चीज़ों को छोड़ चुका हूँ, बल्कि बिल्कुल इनसे अलग हो चुका हूँ। वो कुर्सी पर बंधा मुसलसल अपनी सफाइयाँ दे रहा था, जबकि कायजान को जैसे उसकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं था। रसल उसे पीछे की तरफ खींचते हुए कुर्सी के साथ लगा चुका था। क्यों अपनी मौत बुला रहे हो शकील? बता दो कि डी गैंग के लोग कहाँ पर गायब हैं। हमें पता है कि तुमने उनकी मालूमात लाजमी रखी होगी। ऐसा कैसे मुमकिन है, जिन लोगों के साथ तुम्हारा इतना गहरा ताल्लुक़ रहा, तुम उनके बारे में कुछ जानते ही ना हो? कुछ न कुछ तो तुम्हें पता ही होगा उनके बारे में। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम हमें डी गैंग के बारे में बता दो, वरना तुम जानते हो यहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा। रसल ने उसे वार्न किया था। रसल, खुदा के लिए मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। डी गैंग को गायब हुए अरसा हो चुका है। मैंने उसी वक्त उन लोगों को छोड़ दिया था जब मैंने उस काम से अलग होने का फ़ैसला किया था, और फिर मुझे पता चला कि उनका बॉस कहीं गायब हो चुका है। मेरे जहन में इस वक्त यही बात आई थी कि अगर इनका बॉस गायब हो चुका है तो उन लोगों की क्या औकात है, उनके गैंग की क्या औकात है। बाद में कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उसे गायब करने वाला कायजान है, लेकिन मैंने उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ चुका था। कहानी अच्छी है तुम्हारी, अब बताओ डी गैंग कहाँ है? रफ़ील ने उसे ज़ोरदार धक्का देते हुए ठंडे पानी का जग उठाकर उसके मुंह पर फेंका था। ओ खुदाया, मैं कैसे तुम लोगों को यकीन दिलाऊं? किस तरह से यकीन करोगे तुम लोग मुझ पर? मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ।
मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। खुदा के लिए मुझ पर यकीन करो कायजान, कसम खा के कहता हूँ, मुझे डी गैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। आजकल मैं सिर्फ छोटी मोटी चोरियाँ करके अपना गुजारा कर रहा हूँ। हाँ, ये सच है कि किसी दौर में मैं इस दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन गैंग का एक अहम हिस्सा था, लेकिन अब मैं ये सारी चीज़ें बहुत अरसे से छोड़ चुका हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो कायजान, छोड़ दो, उसे जाने दो। उन्हें पीछे से कायजान की आवाज़ सुनाई दी थी। वो दोनों हैरानगी से उसे देखने लगे थे। वो इस तरह से उसे आज़ाद करने के बारे में कैसे सोच सकता था? कायजान ये झूठ बोल रहा है, ये जानता है कि डी गैंग कहाँ है। मेरा नहीं ख्याल हमें इन्हें छोड़ना चाहिए, उसने कायजान को देखते हुए कहा था, जबकि कायजान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, जाने दो इसे, सच में नहीं पता। कायजान ने उस पर यकीन किया था। शुक्रिया कायजान, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। मैं सच में उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं ये सब कुछ बहुत अरसे से छोड़ चुका हूँ। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ और आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। वो एक नज़र उसे देखता उसे जाने का इशारा कर चुका था, जबकि अगले ही लम्हे शकील वहाँ से बोतल के जिन की तरह गायब हुआ था। रफ़ील, पीछा करो इसका, ये कहाँ जाता है, कब क्या करता है, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दो, रसल ने कहा था। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सच में कुछ भी नहीं जानता। उसने ये काम छोड़ दिया है, वो भी काफ़ी अरसे पहले ही। आजकल वो मिस्र के बाज़ारों में चोरियां करता है। अब उसका डी गैंग के लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बड़े गुनाह छोड़कर उसे छोटे छोटे गुनाह करना शुरू कर दिए हैं, और ये यकीनन उसकी मजबूरी ही है, वरना जो शख्स कत्ल करना छोड़ सकता है, चोरी उसके लिए क्या है। लेकिन हर इंसान जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। उसका डी गैंग से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें उस पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जाओ और पता लगाओ डी गैंग के लोग कहाँ हैं। मुझे एक एक बंदा चाहिए जिन लोगों ने मेरी मर्म को मारने की कोशिश की है। मैं किसी एक को जीते जागते ना देखूं। दरअसल उन लोगों ने मेरी कमज़ोरी की तरफ आंख उठाई है। मैं उनकी आंखें नोच लूँगा। वो बेहद गुस्से में था, जबकि उसके गुस्से को दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे। इस दफ़ा सचमुच में हद हो गई थी। कोई घर के अंदर तक घुसकर मर्म को मारने की कोशिश कर चुका था, और वो दोनों ही जानते थे कि डी गैंग के अलावा इतनी हिम्मत और कोई नहीं कर सकता, और डी गैंग को इतनी हिम्मत देने वाले भी वो खुद ही है। उन लोगों ने खुद ही डी गैंग के सामने अपने राज खोले थे, और कहीं ना कहीं उन्हें यकीन था कि आजकल डी गैंग का लीडर समीर हमदानी है, क्योंकि कायजान के वजूद से सबसे ज़्यादा मसला उसी को ही था। वो डी गैंग की हुकूमत चाहता था। वो चाहता था कि उसका बॉस हर चीज़ उसके हवाले करे। वो चाहता था कि वो डी गैंग का बॉस बनकर डी गैंग का हर बड़ा फैसला ले, जबकि उसका बॉस चाहता था कि कायजान डी गैंग का बॉस बने, और वो अपना सारा कारोबार कायजान के सर डाल देना चाहता था। कई दफ़ा समीर हमदानी ने ये बात साबित की थी कि वो अपने बॉस को कायजान से कहीं ज़्यादा चाहता है, और उसके लिए जान भी दे सकता है। लेकिन फिर भी उसके बॉस को सिर्फ कायजान काज़मी से मतलब था। वो उसे अपने साथ रखना चाहता था, उसे अपने गैंग का लीडर बनाना चाहता था, और शायद कायजान उसके गैंग का लीडर बन भी जाता अगर उसे पता न चलता कि उसका बॉस करता क्या है। हाँ, वो उस शख्स के सारे राज जान चुका था, और उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद वो उसे छोड़ देना चाहता था, लेकिन डी गैंग का लीडर उसे छोड़ने को तैयार न था। उसे कायजान काज़मी से बहुत सारी उम्मीदें थी। वो हर कीमत पर उसे अपने गैंग का लीडर बनाना चाहता था, अपनी सारी जिम्मेदारियां उसके सर पर डाल देना चाहता था। और कायजान के बार बार इनकार करने पर समीर हमदानी ने हर कोशिश कर डाली थी इस गैंग का लीडर बनने की, लेकिन उसके बॉस को उसमें कोई ऐसी काबिलियत नज़र न आई कि वो उसे अपने गैंग का लीडर बनाता। उसके हिसाब से इस गैंग को संभालने की काबिलियत सिर्फ कायजान में थी, और कायजान के इनकार ने उसे इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया था कि वो इस गैंग का लीडर बन सकता है, और ये उसकी खुशफहमी ही रही थी। लेकिन अब कायजान को यकीन था कि इस गैंग का लीडर समीर हमदानी होगा, और वो उसे ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि इस दफ़ा बात उसकी मर्म की ज़िंदगी पर आ गई थी, और वो अपनी मर्म पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वो सांसें लेना छोड़ सकता था, लेकिन अपनी मर्म को कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता था। दूसरी तरफ, सर प्लीज़ आप हमारी इस बात का यकीन करें, हमने जिस लड़के को भेजा था वो वाला लड़का नहीं था जो आपके घर पर पहुंचा था, बल्कि हमारे उस लड़के का तो रास्ते में बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। किसी ने उस पर जानलेवा हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हमने पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई थी। हमें नहीं लगा था कि वो बचेगा, लेकिन खुदा का करम हुआ है वो तो ज़िंदा बच गया है, लेकिन अभी तक वो कोमा में है, उसकी हालत ठीक नहीं है।
हम खुद अपने लड़के की यह हालत देखकर इतने परेशान हो गए थे कि आप लोगों को इन्फॉर्म करके बता ही नहीं सके कि हमारा कोई लड़का आपके घर पर नहीं आ रहा। सामने बैठा आदमी मिस्री ज़बान में उसे बता रहा था, जबकि रफ़ील परेशान सा उसकी बातें सुन रहा था। इतना तो वो जानता ही था कि वो लड़का हरगिज़ सर्विस कंपनी में से नहीं था, लेकिन जिस लड़के को उन लोगों ने भेजा था उस लड़के पर जानलेवा हमला हुआ था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ये जानकर उसे बुरा लगा था, क्योंकि उस गरीब की जान उन्हीं की वजह से ही तो ख़तरे में आ गई थी। वो बेचारा तो बस अपना काम करने के लिए गया था, लेकिन रास्ते में उस पर होने वाले अटैक की वजह से वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में था। रसल ने एक चेक उस आदमी के हवाले करते हुए उसे कहा था कि वो इस पैसे से उस लड़के का इलाज करवाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब में गलती उनकी थी, जो उन लोगों की ऑनलाइन एक कंपनी सर्विस वाले को बुलाकर अपने घर में लगे फानूस को ठीक करवाना चाहा था। वो लड़का बेगुनाह था जिसकी जान इस वक्त खतरे में थी। यकीनन वो लोग काफ़ी अरसे से हम पर नज़र रखे हुए हैं, तभी तो उन्हें हमारे घर के अंदर की एक एक चीज़ का अंदाज़ा है। उन्हें ये भी पता था कि तुमने सर्विस कंपनी में किसी आदमी को अपने घर फानूस ठीक करवाने के लिए बुलाया है, तो वो उसी कंपनी का आदमी बनकर हमारे घर में आया और हमारे घर की इन्फॉर्मेशन ली और फिर उसने मर्म पर हमला भी करवा दिया। रसल सर्विस कंपनी से बाहर निकलते हुए इससे कह रहा था, जबकि रफ़ी किसी और ही सोच में था। मुझे उसकी शक्ल ठीक से याद है रसल, वो जहाँ भी होगा मैं उसे पहचान लूँगा। मेरे ख्याल में हमें किसी स्केच आर्टिस्ट के पास चलना चाहिए। मैं उस लड़के को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो लोग अपना कोई अगला कदम उठाए, हमें कोई कदम उठाना होगा। वो लोग मर्म को मारना चाहते हैं और हम मर्म के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। रफ़ील ने कुछ सोचते हुए कहा था, जबकि रसल ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और उसके साथ ही चला गया। डर और खौफ की कैफियत में, या शायद बहुत ज़्यादा रोने की वजह से, उसे शाम में बहुत तेज़ बुखार हो गया था। आंटी इसका ख्याल रख रही थी, जबकि वो भी उसके साथ ही था। जब से मर्म पर हमला हुआ था वो घर से नहीं गया था। कल रात के वक्त सिर्फ वो नीचे तहखाने में गया था, जहां वो लोग शकील को लेकर आए थे। उसे शक था कि शकील कुछ न कुछ जानता होगा, क्योंकि किसी ज़माने में वो डी गैंग का एक बहुत अहम हिस्सा रह चुका था, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो काफ़ी अरसे से ये सब कुछ छोड़ चुका था, तो उसे बेकार में कैद करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसने उसे जाने की इजाज़त दे दी थी और उसे यकीन था कि रसल और रफ़ील सुकून से नहीं बैठे होंगे। वो सुबह से उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पता लगा रहे होंगे। यकीनन वो डी गैंग के बारे में जानने की जी जान से कोशिश कर रहे होंगे। वो जानता था जिस तरह मर्म उसके लिए अहम है, उसी तरह वो उन लोगों के लिए भी बहुत अहमियत रखती है और उसे कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन कायजान को खुद भी सुकून नहीं मिल रहा था। आंटी को मर्म के पास बिठाता वो बाहर लॉन में आया था, जहां डब्लू उदास बैठा हुआ था। उसने कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन निकाला था। हेलो तबरेज़, कैसे हो? कायजान, तुमने सच में मुझे फ़ोन किया है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही कोई बेयकीनी से बोला था। मुझे समीर हमदानी चाहिए तबरेज़, किसी भी कीमत पर, उसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा था। समीर हमदानी यानी कि डी गैंग का आदमी? डी गैंग तो एक लंबे अरसे से गायब है कायजान, मैं इसके बारे में कैसे पता लगाऊंगा? वो परेशानी से कहने लगा। ये मेरा नहीं तुम्हारा काम है, कहीं से भी ढूंढ कर निकालो, लेकिन कल तक मुझे समीर हमदानी चाहिए किसी भी कीमत पर। और अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो याद रखना तुम्हें अगली सांस नहीं आएगी। उसने धमकी देते हुए फ़ोन बंद कर दिया था और उसे यकीन था कि अब तबरेज़ कुछ भी करके कहीं से भी समीर हमदानी को ढूंढ कर लाएगा, क्योंकि हर इंसान की तरह उसे भी अपनी जान बेहद प्यारी थी। और कायजान को यकीन था कि और किसी को गैंगस्टर्स के बारे में कुछ पता हो या ना हो, तबरेज़ उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन रखता था और वो कहीं से भी समीर को ढूंढ कर लाने वाला था। सुने ज़ुलेखा आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो दरअसल मुझे किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में अभी और इस वक्त बाहर जाना होगा। आपको मेरे वापस आने तक मर्म का ख्याल रखना है। आप उसे अकेला हरगिज़ नहीं छोड़ सकती, और ना ही इस वक्त वो ऐसी कंडीशन में है कि उसे अकेला छोड़ा जा सके। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर आया था, जहाँ बड़ी मुश्किल से उसने मर्म को खौफ से निकाल कर सोने के लिए कहा था। वो सो गई थी। वो डब्ल्यू को उसके पास छोड़कर खुद बाहर निकल आया। हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं मर्म का ख्याल रखूँगी। तुम आराम सुकून से जाओ और जितना हो सके जल्दी वापस आने की कोशिश करना। वो उसे बेफिक्र करते हुए बोली थी, जबकि सच तो ये था कि इस वक्त वो भी बहुत ज़्यादा खौफजदा थी और कायजान उनके चेहरे पर खौफ पड़ भी सकता था। लेकिन इस वक्त उसका जाना बेहद ज़रूरी था। अगर उसका जाना ज़रूरी ना होता
तो वो अपनी मर्म को इस कंडीशन में छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उनसे बात करके वो सब कुछ उन पर छोड़कर घर से बाहर निकल आया था। उसका इरादा इस वक्त उस आदमी से मिलने का था। उसे कैसे भी समीर हमदानी चाहिए था और वो जानता था कि समीर हमदानी का पता उसके अलावा उसे और कोई नहीं बता सकता, और वो जानता था कि कायजान काज़मी मौत का दूसरा नाम है। अगर वो उसे समीर हमदानी की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। और इस मामले में किसी को ख़त्म करते हुए कायजान ने दूसरी बार हरगिज़ नहीं सोचना था। इस वक्त उसे सिर्फ़ और सिर्फ मर्म की फ़िक्र थी। वो उस पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता था, और मर्म की हिफाजत के लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो मर्म के लिए कुछ बनाने का सोचकर किचन में आई थी। जब उन्हें अपने चादर में वाइब्रेशन महसूस हुई, उनका दिल घबराने लगा था। उन्होंने फ़ौरन वापस मर्म के दरवाजे की तरफ देखा और फिर बड़े दरवाजे की तरफ। मर्म के कमरे का दरवाज़ा बंद था, जबकि डब्लू कमरे के अंदर था। उन्होंने परेशानी से अपने दुपट्टे में छुपे फ़ोन को निकाला था, जो अभी तक वाइब्रेट हो रहा था। ये नंबर किसका था वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। उन्होंने कांपते हाथों से फ़ोन अपने कान से लगाया था। कहाँ पहुँची तू बुढ़िया? मेरा काम हुआ या नहीं हुआ? तुझे मैंने वहाँ किस काम के लिए भेजा था? तो तू वहाँ जाकर कायजान काज़मी और उसकी बीवी की खिदमतें करने लग गई। नहीं नहीं, मैं काम कर रही हूँ काम। तुम लोग जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं कर रही जैसा तुझे हम लोग करने के लिए कह रहे हैं। दूसरी तरफ से वो उनकी बात काटते हुए कहने लगा, तुझे ना तो तेरे पोते से प्यार है, ना तेरी बहू से, और ना ही तुझे तेरे बेटे से कोई मतलब है। वहाँ तूने कायजान काज़मी को अपना बेटा बना लिया है और उसकी बीवी को अपनी बहू मान लिया होगा। तुझे नया ख़ानदान मिल गया तो इन्हें मैं मार देता हूँ। वो बड़ी सफाकी से बोला था। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करना। तुम लोग जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज ही तुम लोगों का काम कर दूंगी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखते हुए घबराते हुए उनकी मिन्नतें कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। चुप कर फजूल बुढ़िया, तूने कोई काम नहीं किया अब तक। तुझे मैंने कहा था कि उसकी बीवी को ख़त्म करना है। मैंने तुझे कहा था कि कायजान काज़मी की बीवी को मार देना है, उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान देना है। लेकिन तू तो वहाँ रिश्तेदारियाँ निभाने लग गई। बहुत अजीज़ हो गई है ना तुझे वो लड़की, तो तू उसी के पास रुक। बाकी यहाँ पर जो तेरे रिश्तेदार हैं उन्हें मैं दफना दूंगा। वो यकीनन उन्हें डरा रहा था। नहीं, खुदा के लिए नहीं, मेरे बेटे और बहू को कुछ मत करना। मेरा पोता तो मासूम बच्चा है, उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। मैं आज ही उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मार दूंगी। खुदा के लिए इन लोगों को कोई नुकसान मत पहुँचाना। फूट फूट कर रोते हुए बोली थी। यकीनन वो बेबसी की इंतहा पर थी। तू मारेगी तो तुझे तो कुछ नहीं कर सकती। तू मारेगी तो कुछ नहीं कर सकती। बेकार बुढ़िया, मैंने तुझे कहा था कि कायजान काज़मी के तहखाने में जाकर देखो कि वहाँ उसने किस किस को कैद कर रखा है। तू वहाँ भी नहीं जा सकी। मैंने तुझे कहा था कि घर के अंदर की सारी मालूमात मुझ तक पहुँचाओ, तो वो भी नहीं पहुँचा सकी। इसके लिए मुझे अलग से लड़का भेजना पड़ा। मैंने तुझे कहा था कि जब कायजान काज़मी की बीवी पर हमला हो तब तू उसे बाहर भेजेगी, लेकिन तूने क्या किया? उसे अंदर बुलाकर उस हमले से बचा लिया, वरना अब तक तो वो लड़की मर चुकी होती और मैं अपने काम में कामयाब हो जाता। कोई बात नहीं, कामयाब तो मैं अब भी हो जाऊंगा, उसके लिए मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। लेकिन अब तूने उस लड़की को मारना नहीं है। उन्हें फिर से स्पीकर से आवाज़ सुनाई दी थी। वो परेशानी से उसे सुनने लगी थी। उसने उन्हें यहाँ इस घर में मर्म को मारने के मकसद से भेजा था, तो अब वो उसे मारने से मना क्यों कर रहा था? अब क्या करना है मुझे? तुमने तो कहा था कि मर्म के खाने में जहर मिलाकर उसे खिलाना है, तो इसके अलावा मुझे क्या करना होगा? वो परेशानी से पूछने लगी। 10 मिनट में एक लड़का आएगा, वहाँ पर तुझे कुछ सामान देकर जाएगा। उस सामान को तूने खाने में मिला देना है। वो बेहोशी की दवाई है जिससे उसका जानवर बेहोश हो जाएगा। और कायजान काज़मी इस वक्त अपने दुश्मनों की तलाश में निकला है। उसके दोनों चमचे भी उन्हीं कामों में मसरूफ़ है। ऐसे में मर्म घर पर अकेली होगी और तो उसे बेहोशी की हालत में उठाकर लेकर आएगी। क्या मतलब, तुम उसे किडनैप करना चाहते हो? वो जैसे अब उसकी बात को समझी थी। तो बेवकूफ़ नहीं है बुढ़िया, जानकर खुशी हुई मुझे जितना कहा है उतना कर। जा, दरवाजे के आसपास रुक। इस वक्त कायजान काज़मी का जानवर बाहर नहीं बल्कि कमरे के अंदर है। तेरे लिए अच्छा मौका है। तो आसानी से आकर दरवाजे पर ये बेहोशी की दवा लेने आ सकती है।
उसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि वो परेशानी से किचन से बाहर निकलते हुए मर्म के कमरे के दरवाजे तक आई थी। डब्लू कमरे के अंदर बैठा था। यकीनन उसने मर्म के होश में आने तक बाहर नहीं निकलना था। उन्होंने आहिस्ता से बाहर से दरवाज़ा बंद किया था और फिर छोटे छोटे कदम उठाती वो मेन गेट की तरफ आई थी। यहाँ एक आदमी खड़ा इशारे कर रहा था। उसने कोई पूरी नुमा चीज़ अंदर की तरफ फेंकी थी। वो क्या था, बहुत आसानी से वो समझ चुकी थी। वो तेज़ी से कदम उठाती वहाँ से उसे उठाकर अपने दुपट्टे में छुपा चुकी थी। उनके माथे पर पसीना था। उनकी हालत ख़राब हो रही थी। पैर में दर्द की ठेसें उठ रही थी। आज उनसे वो काम करवाया जा रहा था जो शायद उन्होंने करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। वो एक मासूम सी लड़की को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने जा रही थी। हाँ, लेकिन वो ऐसा करने पर मजबूर थी क्योंकि उनका बेटा जिसके बारे में झूठी कहानियाँ तो उन्होंने उन लोगों को सुना दी थी, लेकिन वो इस वक्त मुसीबत में था। उन लोगों ने पिछले 2 हफ्तों से उसे कैद करके रखा हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि उनकी बहू और मासूम पोता भी उन लोगों की कैद में था और उन लोगों का कहना था कि अगर उन्होंने उन लोगों का काम नहीं किया तो वो उस मासूम से बच्चे को भी मौत की घाट उतार देंगे। और वो अपने बच्चे पर किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहती थी। हाँ, ये हकीकत थी। इस दुनिया में औलाद से बड़ा फितना और कुछ भी नहीं था। औलाद इंसान को वो काम करने पर मजबूर कर देती थी जो शायद वो करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने जल्दी जल्दी पाउडर खोलते हुए डब्लू के गोश्त पर डाला था, जबकि जल्दी जल्दी हाथ चलाती वो मर्म का खाना भी तैयार कर रही थी। उन्होंने डब्लू के खाने में अच्छा खासा पाउडर मिलाया था ताकि वो बेहोश हो सके। डब्लू का खौफ तो था ही। वो कभी भी किसी को हम लम्हे में चीर फाड़ कर रख सकता था और यकीनन कायजान सिर्फ उन पर यकीन करके बाहर निकल गया होगा। वो डब्लू को इस काम के लिए छोड़ कर गया था। तो डब्लू ने तो किसी तरह की कोई गलती करनी ही नहीं थी। अगर डब्लू को उन पर भी शक होता तो वो उन्हें भी लम्हे में ख़त्म कर देने वाला था। डब्लू का खाना तैयार करते हुए उन्होंने कांपते हाथों से ट्रे थामी थी और वो कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। डब्लू का खौफ तो जैसे उनकी रग रग में समाया हुआ था। एक तो मर्म सो रही थी और ऊपर से डब्लू मर्म की हिफाजत कर रहा था। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उन्होंने एक नज़र बेड पर सोए हुए वजूद को देखा और फिर ज़मीन पर बैठे डब्लू को। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती डब्लू के पास आते हुए उसके सामने वो ट्रे रख चुकी थी। डब्लू बेटा, तुम खाना खाओ, तब तक मैं तुम्हारी मम्मी का खाना लेकर आती हूँ। बहुत वक्त हो गया है मर्म को सोए हुए, अब उसे जगा देना चाहिए। उन्होंने डब्लू से कहते हुए वापस बाहर की राह ली थी। जैसे ही वो बाहर निकली एक नज़र पीछे मुड़कर देखा था। डब्लू आहिस्ता आहिस्ता अपना खाना खाना शुरू कर चुका था। उन्हें जैसे सुकून मिला था। पता नहीं इस नींद की दवाई ने कितना असर करना था, ये तो खुदा ही जानता था। बस वो दुआ कर रही थी कि वो उन लोगों के दिए हुए काम के मुताबिक काम कर सके, वरना वो अपना बेटा खो देती और इस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ अपनी औलाद ही थी। उनका बस एक ही बेटा था जिस पर वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। उनकी जान बसती थी उस बच्चे में, जिसे उन्होंने उन लोगों के सामने एक नाफरमान औलाद साबित किया था। हकीकत तो ये थी कि अपनी माँ के लिए उस बच्चे ने क्या कुछ नहीं किया था और उनकी बहू तो जैसे उनके हुक्म की गुलाम थी। वो तो उनके सामने आवाज़ तक नहीं उठाती थी और उन लोगों के सामने उन्हें क्या से क्या बनाकर पेश कर दिया था। मर्म, अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत करे, लेकिन इस वक्त मुझे मेरे बच्चों की हिफाजत करनी है। मुझे माफ़ कर देना। मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। वो दूसरी पूरी खोलते हुए मर्म के खाने में मिला चुकी थी। मर्म बच्चे उठो, थोड़ा खाना खा लो, फिर तुम्हें ये दवाई भी खिलानी है, इससे तुम बेहतर महसूस करोगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा छूते हुए उससे कहने लगी थी, जबकि वो उठकर बैठते हुए उनकी गोद में सर रख गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आंटी। कोई हमारे घर के अंदर आकर हमें मारने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? किसी की जान लेना कितनी मामूली सी बात है इन लोगों के लिए, मुझे समझ नहीं आती। मेरी उनके साथ भला क्या दुश्मनी थी जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? वो बहुत परेशानी से कह रही थी, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां फेरती उसे समझा रही थी कि जो हुआ जाने दो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। जबकि अंदर ही अंदर वो निदामत महसूस कर रही थी। आंटी, अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। यकीनन मैं तो खुद की हिफाजत कभी नहीं कर पाती। एक तो मेरा बच्चा डब्लू कैसे समझ गया था कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, कि मुझे अंदर घसीट लाया, वरना यकीनन वो गोली मुझे लग जाती। वो उसकी हादसे से बाहर निकल नहीं पा रही थी, जबकि वो उसे कुछ भी समझा नहीं पा रही थी। वो उसे कैसे बताती कि वो जिनकी गोद में सर रख कर बैठी है वो भी तो एक साजिश का हिस्सा है। बेटा, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, बस उठो और खाना खाओ। तुम्हें भूख लगी होगी ना?
देखो मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, वो उसके सामने ट्रे रखते हुए बोली थी और फिर खुद ही कांपते हाथों से उसके मुंह में निवाले बनाकर डालने लगी। मेरी बच्ची, किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा शौहर हर कदम पर तुम्हारी हिफाजत करेगा। मुझे यकीन है वो तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगा। वो न जाने कि किस सोच के असर बोल रही थी। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है मेरे कायज़ान मुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को दिमाग से निकालना भी बहुत मुश्किल है। मौत इतने करीब खड़ी थी ना, मैंने कभी ये सब कुछ तसव्वुर भी नहीं किया था। वो परेशानी से उन्हें बताने लगी, जबकि इस वक्त वो खुद गर्ज बनी उसके मुंह में निवाले डालते जा रही थी। खाना खाने के बाद बर्तन एक तरफ रखते हुए उसने एक दफ़ा फिर से अपना सर उनकी गोद में रख दिया था, जबकि वो उसके बालों में उंगलियां चलाते चलाते उसे होश हवा से बेगाना होते देख रही थी। वो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके घर वापस आया था। डब्ल्यू बाहर नहीं था। इसका मतलब यही था कि वो अब तक अपने कमरे में ही है। उसकी तरह उसका डब्ल्यू भी मर्म से बहुत मोहब्बत करता था। वो सोचकर मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ा था जब उसे घर में बिल्कुल खामोशी सी महसूस हुई। उसने एक नज़र किचन की तरफ देखा था, जहाँ पर कोई भी नहीं था। शायद आंटी मर्म के कमरे में होंगी, सोचकर उसने मर्म के कमरे का दरवाज़ा खोला था, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ डब्ल्यू नज़र आया था, जो सरजमीन पर रखे शायद सो रहा था। लेकिन उसे डब्ल्यू को सोने के लिए तो नहीं छोड़ा था, और डब्ल्यू हरगिज़ इतना गैर जिम्मेदार न था कि जानते हुए कि मर्म की जान की खतरा है वो सो जाएगा। उसे यकीन था कि कुछ गड़बड़ हुई है। वो तेज़ी से डब्ल्यू के पास आया था और उसे जल्दी से हिलाने लगा। उसने डब्ल्यू के पूरे जिस्म को हिलाया था, लेकिन उसने बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं की थी। उसने जल्दी से डब्ल्यू का चेहरा सीधा करते हुए उसका मुंह खोलना चाहा था, लेकिन उसका मुंह सख्ती से बंद था, जिसका मतलब था कि वो होश में नहीं था। नहीं, डब्ल्यू उठो, डब्ल्यू उठो, तुम इतने सुकून से कैसे सो सकते हो? मर्म कहाँ है डब्ल्यू? वो उसका चेहरा पकड़े उसे मुसलसल जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डब्ल्यू तो जैसे होश हवास से ही बेगाना था। उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। उसका चेहरा छोड़ते ही उसका चेहरा ज़मीन पर लगा था। उसने एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई थी। जबकि उसकी तेज़ आवाज़ सुनते हुए घर के अंदर दाखिल होते रसल और रफ़ील ने एक दूसरे की तरफ देखा था और वे भागते हुए उसके कमरे की तरफ आए थे। कायज़ान को परेशानी से डब्ल्यू को देखते पाकर वो समझ गए थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। रफ़ील, डब्ल्यू को ठीक करो अभी के अभी, पूछो उससे कि मर्म कहाँ है, वो गुस्से से रसल से बोला था, जबकि रफ़ील खुद डब्ल्यू को इस हालत में देखकर परेशान हो गया था। अगर डब्ल्यू की यह हालत थी तो मतलब साफ था कि मर्म सेफ हरगिज़ नहीं थी। कायज़ान रिलैक्स हो जाओ, यहाँ बैठो, हम अभी ठीक करते हैं इसे। रफ़ील तो खड़ा क्या है, देख डब्ल्यू को क्या हुआ है। वो परेशानी से उसे डब्ल्यू की तरफ धक्का दे रहा था। डब्ल्यू की हालत ठीक नहीं थी, यकीनन कुछ न कुछ गलत तो हुआ था यहाँ पर। डब्ल्यू को कुछ नहीं होना चाहिए। रसल, जो कायज़ान को एक तरफ कर रहा था, रफ़ील को कह रहा था कि वो डब्ल्यू को ठीक करे। खुद वो भी परेशानी से उसके पास बैठकर उसे चेक करने लग गया था। उसे नशावर गोलियां दी गई है, शायद किसी चीज़ में मिलाकर ये बेहोश है। इसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की दवाई दी गई है, जिसकी वजह से इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन ये सब कुछ किया किसने? घर के अंदर तो सिर्फ आंटी नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। रफ़ील ने उसकी बात काटी थी। कर सकती है, वो ऐसा कर सकती है, वो इसीलिए तो यहाँ आई थी। उन्होंने किया है ये सब कुछ, और ये सब कुछ करवाया समीर हमदानी ने है। मर्म भी उसके पास है, वो मर्म को लेकर गया है। वो मुझे बेबस करने के लिए मेरी मर्म को उठा कर ले गया है। रफ़ील, वो उससे कोई नुकसान पहुंचाएगा, और अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। वो गुस्से से कहता बाहर की तरफ निकला था, जबकि रसल रफ़ील को डब्ल्यू को संभालने का कहकर खुद उसके पीछे भागा। रसल बहुत तेज़ी से उसके साथ आया था। अगर वो गाड़ी में ना बैठता तो उसे यकीन था कि वो उसका इंतज़ार हरगिज़ नहीं करता। ये हम कहाँ आए हैं? इसके अचानक गाड़ी रोककर बाहर निकलने पर रसल भी तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकलता है। उसके पीछे भागते हुए पूछ रहा था वहीं जहाँ पहुँचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। वो तेज़ी से अंदर कदम बढ़ते हुए उसे बस इतना बता चुका था, और वो मज़ीद कुछ पूछ नहीं सकता था। कायज़ान की इजाज़त ना थी और ना ही उसका बताने वाला कोई मूड लग रहा था। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ मर्म की परवाह थी। डब्ल्यू के हवाले से वो बेफिक्र हो चुका था, वो बेहोश था। उसे यकीन था कि जब तक वो वापस घर जाता है तब तक रफ़ील उसे वापस ठीक कर लेगा, वो उसे होश में लाने में कामयाब हो जाएगा। वो जो कोई भी था, उसने उसकी ज़िंदगी के सबसे कीमती और अनमोल लोगों के ख़िलाफ़ साजिश की थी। डब्ल्यू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वो नशा किस तरह का था उसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन रफ़ील बता रहा था कि उसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नशा दिया गया है। उसे किसी ऐसी चीज़ को खाने में मिला कर दिया गया है जिससे वो बेहोश हो गया। वो कोई आम जानवर नहीं था। वो जानता था अगर यही नशा किसी और जानवर को दिया जाता तो अब तक मर चुका होता।
डब्ल्यू को सिर्फ बेहोश करने की नहीं बल्कि मारने की कोशिश की गई थी और आंटी गायब हो चुकी थी। वो जो कोई भी था उसे अब दूसरी सांस लेने का हक नहीं था। इतना कायजान का मानना था और वो शायद उसकी सांसें ही तो छीनने जा रहा था। कायजान कायजान देखो वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ सामने कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी तकरीबन भागते हुए उसके पास आता उसे सफाई देने लगा था जब एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसने उसका सर दीवार के साथ मारा था। उसके सर से खून बहने लगा था लेकिन उसका डर उस पर पूरी तरह से हावी था। उसे अपने खून का जैसे कोई होश ही नहीं था। वो जल्दी से अपने पैरों की मदद से खुद को पीछे की तरफ हरकत देता कायजान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। क्या कहा था मैंने तुमसे तबरेज़, मुझे हर कीमत पर समीर हमदानी का पता चाहिए वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन तुमने वो किया जो तुम्हारी फितरत थी। तुमने कायजान काज़मी को धोखा दिया। मैं तुम्हें ज़िंदगी के आखिरी 10 मिनट दे रहा हूँ। बताओ मुझे कि समीर हमदानी कहाँ है। ढूंढ तो मैं उसे कहीं से भी लूँगा, वो जहन्नम में छुपा हो या 7 ज़मीनों के नीचे। जब तक कायजान काज़मी उसे उसके किए की सज़ा नहीं दे पाता वो मेरी पहुँच से दूर नहीं जा सकता। मुझे बता दो कि वो कहाँ है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कायजान, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उसकी सुर्ख आंखें देखते हुए वो अपना आप उससे छुड़वा रहा था। कायजान के हाथ उसकी गर्दन पर थे जबकि दूसरे हाथ से वो उसके बालों को पीछे की तरफ खींचे उसकी हर तरह की हरकत को बंद किए हुए था। उसके हाथ में मौजूद वो मर्द मुसलसल काँप रहा था, शायद जानता था कि उसकी मौत उसके कितने करीब खड़ी है। समीर हमदानी। वो उसके मुंह पर दहाड़ा था। अंदाज ऐसा था कि अभी उसे चीर फाड़ कर रख देगा। युगांडा। समीर हमदानी इस वक्त युगांडा में है। हाँ कायजान, मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। वो इस वक्त युगांडा में है और वहीं पर अपना सारा कारोबार भी कर रहा है। वहाँ रहते हुए भी उसने अपना ड्रग्स का कारोबार जगह जगह फैलाया हुआ है। पिछले दिनों अस्पताल में जो केस हुआ था जिसमें तुमने डॉक्टर्स को कत्ल कर दिया था, ये लोग उस केस में भी शामिल है। दुनिया वालों के सामने वो बिल्कुल छुप चुके हैं जैसे किसी से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं, लेकिन छुप छुप कर वो अब तक अपना काम कर रहे हैं। इस वक्त वो लोग युगांडा में हैं, खास कर समीर हमदानी, क्योंकि वो जानता है कि उसे सिर्फ युगांडा के लोग ही बचा सकते हैं। समीर हमदानी यहाँ आया ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से उसके आदमी कुछ लोगों की नज़र में आए थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो यहाँ पर किसी को अगवा करने आए थे। अब मैं मज़ीद इस बारे में कुछ नहीं जानता। तकरीबन 2 हफ्तों से उनके आदमियों को जगह जगह देखा गया है, लेकिन इन सब का बॉस यानी कि डी गैंग यही था। बस समीर हमदानी इस वक्त भी युगांडा में ही है। वो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ज़िंदा बच पाया तो सिर्फ और सिर्फ युगांडा में मौजूद लोगों की वजह से ही बच पाएगा। और तुम तो जानते हो इस दुनिया में गैंगस्टर्स का सबसे बड़ा इलाका युगांडा ही है, जहाँ पर छोटे से लेकर बड़े से बड़ा गुनाह करने वाला गैंगस्टर मौजूद है। वो उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा था जबकि सब कुछ जानने के बाद उसने बस एक नज़र उसे देखा। तुम्हारे 10 मिनट मुकम्मल हुए, उसने कहते हुए उसे ज़मीन की तरफ धक्का देते हुए अपनी पिस्तौल को लोड किया था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी एक भी सुने बगैर वो गोली चला चुका था। उसने एक नज़र रसल को देखा था। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी मिस्र से युगांडा जाने वाली हर फ्लाइट कैंसिल करवाता हूँ। उमर को हमसे दूर नहीं लेके जा पाएगा। वो कहते हुए तेज़ी से बाहर निकला था जबकि कायजान उसकी जेब से फ़ोन निकालते हुए चेक करने लगा। हम इतना अर्जेंट कहाँ जा रहे हैं? कायजान, डब्ल्यू को इलाज की ज़रूरत है। इस वक्त हम उसे किसी सफ़र पर लेकर नहीं जा सकते। रफ़ील जैसे उसे समझा रहा था। नहीं, मैं इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपने किसी भी ख़ास आदमी या फिर डब्ल्यू को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। वो बेहद गुस्से से बोला था। जब से मर्म गायब हुई थी उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था और अब अचानक ही उसने अपना प्राइवेट जेट बुलाया था जो रसल लेकर भी आ चुका था जबकि वो रफ़ील और डब्ल्यू को गाड़ी में अपने साथ लेकर वहाँ पहुँचा था। ठीक है कायजान, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? डब्ल्यू का मैं ख्याल रख लूँगा, इसका मुझे मसला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पता तो चले। तोशिबा को फ़ोन करो और उसे कहो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में हर वक्त वो इंशराह के साथ रहेगी। उसने उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही कहा था जबकि रफ़ील ने फ़ौरन उसकी बात मानते हुए तोशिबा के नंबर पर कॉल की थी। हाँ तोशिबा, वो दरअसल मैं किसी बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में थोड़े दिनों के लिए मिस्र से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अपने हॉस्टल जाने की बजाय कुछ दिन तक इंशराह के साथ घर पर ही रहोगी। घर बिल्कुल महफूज है, वहाँ तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कोई वहाँ आता जाता नहीं है, बस दरवाज़ा ठीक से लॉक कर लेना और अपना ख्याल रखना। वो उसे तफसील बता रहा था। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन
लेकिन फिर भी आप जा कहाँ रहे हैं? कम से कम ये तो बता कर जाए। आपकी बीवी आपके बारे में पूछे, मेरा मतलब है जब आपको ढूँढे तब मैं उसको क्या बताऊँ कि आप कहाँ हैं? वो क्या है ना कि आपकी बीवी आपके सामने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन जब आप आस-पास नहीं होते हैं तो वो आपको ढूँढती है। उसको बता देना कि मैं किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ और मेरी वापसी कुछ दिनों में हो जाएगी। अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मैं वापस आकर तुमसे बात करूँगा। उसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था क्योंकि कायज़ान गाड़ी से निकल रहा था। सामने ही रसल उनका प्राइवेट जेट लिए खड़ा था। वो भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता रसल को इस तरफ आने का इशारा कर चुका था, जबकि डब्लू को वो भी देख चुका था, इसलिए भागते हुए वहाँ आया था और वो डब्लू के बेहोश बेजान पड़े वजूद को एक बड़े से बेड पर डालता हुआ उसे घसीटते हुए जहाज़ की तरफ ले जाने लगे। उसे जहाज़ पर चढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो गया था क्योंकि वो था तो सिर्फ 7 साल का ही, लेकिन उसका वज़न बहुत ज़्यादा था। हाँ, लेकिन कायज़ान का हुक्म था, वो अपने किसी भी अज़ीज़ को यहाँ छोड़कर नहीं जाने वाला था और इस वक्त जो हालत उसकी थी वो उसे छोड़ने का रिस्क हरगिज़ नहीं ले सकता था। वो सिर्फ उससे बेटा कहता नहीं था, बल्कि उसे बेटा मानता था और कोई भी अपने बच्चे को इस हालत में छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। जैसे तैसे उन लोगों ने डब्लू को जेट पर सवार किया था, जबकि रसल जेट को पूरी तरह से बंद करते हुए स्टार्ट कर चुका था। हम युगांडा पहले कभी भी नहीं गए, मुझे अंदाज़ा नहीं है कुछ भी। मैप के मुताबिक जेट कहाँ पर लैंड करना है ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आगे हम कहाँ जाएंगे? उसने कायज़ान से पूछा था। ये तो हमें समीर हमदानी बताएगा कि अपनी मौत को वो कहाँ बुलाना चाहता है। तुम बस वहाँ पर पहुँचाओ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला था, जबकि रसल उसके बाद किसी तरह का सवाल किए बिना अपना काम करने लग गया था। जबकि रफ़ील वहीं पीछे डब्लू को देख रहा था। उसे बहुत हैवी डोज दी गई थी, लेकिन उसे यकीन था कि डब्लू को कुछ नहीं होने देगा, वो उसे बचा लेगा। अब इसकी आगे कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि अब कैसे कायज़ान अपनी बीवी को बचाएगा, कैसे डब्लू बचेगा। ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।